हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम अभी तक अपने लेक्चर्स में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने अच्छे से कवर कर लिया था। तो आज हम देखने वाले हैं, थोड़ा सा इसमें रह गया था कुछ पार्ट, जैसे कि मेमरी ग्लैंड अभी हमें पढ़ना है। इसके बाद हम थोड़ा सा क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट देखने वाले हैं। ये क्या होता है, ये गैमेटोजेनेसिस वाले टॉपिक में ही oogenesis वाला टॉपिक है, तो उसे हम इसके बाद अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आओ ज़रा देख लेते हैं मेमरी ग्लैंड में हमें क्या एक दो चीज़ें याद रखनी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, और उसका मतलब समझते हैं मेमरी ग्लैंड को लेके कि जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें भी जो फीमेल मैमल्स होती हैं, इनमें मेमरी ग्लैंड फंक्शनल होते हैं। हमें भी पता है कि जो भी मेल्स होते हैं, या अभी हमारी बात कर लो, हमारे में मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट ज़रूर है लेकिन वो फंक्शनल नहीं होते हैं। तो ये बात बड़ी खास लिखी भी है एनसीईआरटी ने कि फंक्शनल मेमरी ग्लैंड is characteristic of all female mammals, है ना, फीमेल मैमल्स। सारे फीमेल मैमल्स में ही ये मेमरी ग्लैंड क्या होती है, फंक्शनल होती है। ठीक है, कैसे होती है मेमरी ग्लैंड, ऐसे समझ लो ये कोई फीमेल की बॉडी है, ऐसे ही समझ लो रैंडमली बना दिया। ठीक, ऐसे ही है। ब्रेस्ट ऐसे ही कुछ होते हैं। मेल्स की अगर बात करें तो मेल्स में तो ऐसा सच कुछ डेवलप्ड होते नहीं है, इनमें ऐसे जो होते हैं ये ब्रेस्ट। अब देखो, ये जो होते हैं मेमरी ग्लैंड, इनके आसपास ऐसे साइड में भी ऐसे लगता है कुछ डॉट डॉट से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप बोलते हो एरियोला। ये भी ऐसे स्मॉल ऐसे लगता है कुछ ग्लैंडुलर टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये जो बाहर साइड पर हैं इसको आप क्या बोल रहे हो, एरियोला। और ये जो मिडल वाला पार्ट है इसको आप बोल रहे हो निप्पल। देखो, इसको अगर मैं साइड से बना के दिखाऊं तो साइड से कैसा होगा, ऐसे समझ लो कि ये रिब वाली बोन है ना, रिब केज वाली। ऐसे चेस्ट में होती है ना ऐसे रिब्स हमारी ढेर सारी, उसी रिब को बना रहा हूं, फिर उसके ऊपर मेमरी ग्लैंड बनाएंगे अभी। ठीक है, ये क्या है, रिब वाली बोन है, ये है रिब्स। ठीक, अब रिब्स के ऊपर ही ऐसे मैंने बना दी क्या, मेमरी ग्लैंड। इसमें काफ़ी स्ट्रक्चर्स दिखाने हैं, तो थोड़ा सा देखो, हो सकता है बाहर मैं थोड़ा सा लेकर बता दूं स्ट्रक्चर्स, अंदर तो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, बट कोई नहीं, मैं तब भी ट्राई करूंगा कि बता दूं। देखो, ब्रेस्ट में हम देखते हैं ऐसे ढेर सारे लोब्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। एनसीईआरटी में आप डायग्राम देखोगे ना तो उसमें आपको ऐसे लोब्स नज़र आएंगे, और भी बाकी स्ट्रक्चर्स बनाए, बट वो यहाँ पे अंदर तो एक बार में पॉसिबल कर पाना मुश्किल है, बट मैं थोड़ा सा बाहर से ही आपको समझा दूंगा। बाहर से मतलब इन्हीं के स्ट्रक्चर्स को थोड़ा बाहर से दिखा के बता दूंगा। ऐसे समझ लो डक्ट्स होती हैं, और ये डक्ट क्या करती हैं, ऐसे लगता है इनकी ब्रांचिंग हो जाती है, और इन्हीं ब्रांचिंग के बाद ऐसे ये गोल गोल बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप बोल रहे हो क्या, जैसे लंग्स में पढ़ा था एल्वियोलाई होते हैं, वैसे ही ये डक्ट पे ऐसे लगता है ढेर सारे गोल गोल अंगूर लगे हुए हैं, और ये अंगूर की डंडी है। ठीक है, ऐसे और भी ब्रांचिंग होती है, बट ये बना पाना थोड़ा मुश्किल है अंदर, तो समझ जाना कि और भी ब्रांचिंग होती है। ठीक है, कुछ ऐसे समझ लो, यहाँ से मैंने एक ही बना दी और ऐसे बता दिया कि बहुत सारे ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये सारे के सारे ऐसे जॉइंट होके ऐसे बहुत सारी डक्ट्स बना के ऐसे जॉइंट होके
यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, हालांकि बुक में ऐसा समझना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, बट मैं एक बार अभी समझा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बीच में स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पर एक टिश्यू भरा होता है जिसको आप क्या बोलते हो, एडिपोज टिश्यू, है ना, फैटी टिश्यू। जितना भी फीमेल के बॉडी में फिर इस टाइम पे फैट होगा तो ये ब्रेस्ट का साइज बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये रेड रेड मैंने क्या बनाया, फैटी टिश्यू बनाया। ये ऐसे यहाँ पर गैप में प्रेजेंट होता है। ये क्या है, फैट वाली चीज़ है जिसको आप बोल रहे हो एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू। और ये क्या है, ये लोब्स है, मेमोरी लोब्स। और ये जो अंदर अंगूर जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब क्या है, एल्वियोलाई आप इसको कह रहे हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के बनाऊं, किसी एक को मान लो ऐसे ढेर सारे एल्वियोलाई लगे होंगे, ये तो मैं कोई एक ले रहा हूं, ऐसे हो सकता है ना काफ़ी सारे बने हों, ऐसे ढेर सारे लगे हों, ब्रांचिंग हो सकती है इनमें। ठीक, ऐसे ब्रांचिंग हो सकती है और फिर ये ऐसे आगे गए हों। ठीक है, ऐसे में भी आगे ऐसे गए हों, ब्रांचिंग और हुई हो। ब्रांचिंग ऐसे हो सकती है। फिर ऐसे लास्ट में एक स्ट्रक्चर होता है, देन आगे जाकर ये ओपन होता है। क्या होता है मैं एक एक करके बता देता हूँ। देखो, ये जो मैंने बनाया सबसे लास्ट में, ऐसे लगता है ये ब्रांचिंग ऐसे खुल रही है, इसमें ऐसे होती हैं, इनके दीवार में ऐसे सेल्स होती हैं। ठीक है, अब ये सेल्स ही क्या करती हैं, यही सेल्स मिल्क को सिक्रीट करके, ठीक है, यही सेल्स मिल्क बना के क्या करेंगी, इस चैम्बर में ऐसे डाल देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मिल्क इकट्ठा होगा। ऐसा सारे एल्वियोलाई में होगा। ठीक है, ऐसे सारे एल्वियोलाई में होगा। ये क्या है, मिल्क है। ठीक है, ऐसे ढेर सारे एल्वियोलाई में होगा और सब जगह होगा। फिर ये होगा क्या, यहाँ से आगे ट्रांसपोर्ट होगा, फिर यहाँ से निकल कर आएगा। ये कौन कौन सी डक्ट्स हैं जो आपने बनाई है, ये वाली जो है इसको तो आप बोलते हो मेमोरी ट्यूब्यूल। ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल, इसको आप बोलते हो मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट। ठीक है, मेमोरी डक्ट। ये वाला जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है इसको आप बोलते हो एम्पुला। इसका नाम ही ऐसे बता रहा है, आई एम फूला, है ना, मतलब मैं फूला हुआ स्ट्रक्चर हूं। ये वाला है लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। और एट द एंड यहाँ से मिल्क सिक्रीट होकर चला जाएगा। ये ऐसे समझना कि यहाँ इकट्ठा हुआ है, देन ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से निप्पल से होता हुआ बाहर आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पर मैं इधर दो हार्मोन्स की ज़रा सी बात करूँगा, बस खाली ध्यान रख लेना, बाकी तो हम आगे पढ़ेंगे भी। एक तो है क्या, प्रोलैक्टिन, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन ये क्या करता है, प्रोलैक्टिन मिल्क की सिंथेसिस भी करता है और मिल्क का सिक्रीशन भी करता है। सिक्रीशन मतलब ये नहीं कि इसका इजेक्शन बाहर आना, सिक्रीशन मतलब बनाकर यहाँ पर एंटर करवा देना। तो जो प्रोलैक्टिन होता है ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क करता है। ठीक है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क करता है। दूसरी जगह ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये हम पढ़ेंगे भी आगे हार्मोन्स और चैप्टर में भी। ऑक्सीटोसिन क्या होता है,
ये हार्मोन क्या करता है, ऐसे कंस्ट्रिक्शन करता है। जब फीमेल में जब बेबी की डिलीवरी होती है तो सबसे पहले तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करता है, फिर जब क्या होता है बेबी बाहर आ जाता है, फिर ब्रेस्ट में क्या होता है ये कंस्ट्रिक्ट करवाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कराना लगता है। तो ये जितनी भी एल्वियोलाई ये सब ऐसे लगता है स्क्वीज होती है और यहाँ से मिल्क का इजेक्शन हो जाता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, या फिर ये कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन कराने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन कराता है जिसके वजह से क्या होता है इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क क्या होता है बाहर इजेक्ट हो जाता है। और जब प्रेगनेंसी होती है, जब सबसे पहले बेबी जब बाहर आता है तो जो सब फर्स्ट मिल्क होता है मदर का उसको आप क्या बोलते हो, कोलेस्ट्रम बोलते हो। बस ये याद रख लेना। ठीक है, फर्स्ट मदर मिल्क ये काफ़ी रिच होता है, रिच इन एंटीबॉडी। खासकर ये एंटीबॉडी याद रख लेना, कौन सी एंटीबॉडी में रिच होता है, IgA वाली एंटीबॉडी। ठीक है, वैसे तो और भी एंटीबॉडीज मिलती हैं बट आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी सबसे ज़्यादा ये वाली एंटीबॉडी माँ के दूध से उसे मिलती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये एक बार आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद थोड़ा सा हम क्या स्टार्ट करेंगे, क्या गैमेटोजेनेसिस का टॉपिक, वो भी इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हम बाद में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा oogenesis वाला टॉपिक। ठीक है, याद करो जब हम स्ट्रक्चर बना रहे थे ओवरी का, ठीक है, बाहर साइड पे क्या बताया था, कॉर्टेक्स होता था, इनर साइड पे होता था क्या, मेडुला वाला रीजन। तो यही सारी चीज़ें हम अभी पढ़ने वाले हैं कि कैसे ओवरी के स्ट्रक्चर के अंदर सारे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लो, देन हम आगे बढ़ता है। चलें आगे, आ जाओ। डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल बताने वाला था, है ना। कहने का मतलब है कि हम गैमेटोजेनेसिस वाले टॉपिक को थोड़ा सा समझने जा रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट। अब देखो ये डेवलपमेंट मैं बताऊं इससे पहले थोड़ी सी एक बात बता देता हूं, जैसे कि अगर आप मेल्स के केस में देखो तो मेल्स में जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी के टाइम पर ही क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्यूबर्टी की एज ये तो मालूम होगी ना, मेनली मेल्स में और फीमेल्स में कैसे, फीमेल्स में तो मेनली 13 साल पे आ जाती है प्यूबर्टी। ठीक है, बट मेल्स के केस में, बॉयज़ के केस में क्या होता है, हमेशा फीमेल्स के बाद ही इनमें प्यूबर्टी आती है। मतलब ऐसा देखा गया है 15 से 16 साल के आसपास ही इनमें प्यूबर्टी आती है, बट फीमेल्स में इससे अर्ली आती है। ठीक है, पहले आती है, तो ये अपने को पता है। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर मैं बात करूँ तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स के केस में प्यूबर्टी जब आती है तब शुरू होता है और वहाँ से उसके बुढ़ापे तक चलता रहता है। मतलब जब तक मेल जो ह्यूमन है, ह्यूमन मेल, ये जब तक मरता नहीं है तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस इनमें होती रहती है। बट ऐसा केस फीमेल्स में नहीं होता, फीमेल्स में कहानी थोड़ी सी गड़बड़ सी होती है। कहने का मतलब है जब फीमेल माँ के पेट में ही होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, इनके ओवरी में कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं। मतलब इनके ओवरी में जो सेल्स बननी होती है, जो गैमीट बनाएंगी, उसमें डिवीज़न शुरू हो जाता है और ये कुछ अवस्था तक पहुंचती है, मतलब कुछ स्टेज तक पहुंचती है।
जैसे कि याद करो हमने ये चीज़ पढ़ी भी है कि माइटोसिस मियोसिस वाला कॉन्सेप्ट। तो इनमें होता क्या है कि वो जो सेल्स होती थी, जर्म सेल्स जो होती थी, ओवरी के सबसे ऊपर वाली दीवार पर एक सेल्स होती है ना, वो जब मियोसिस करती हैं, तो जब वो डिवाइड करती हैं, तो जब प्रोफेज फर्स्ट आता है, तो प्रोफेज फर्स्ट के ख़त्म होने से थोड़ा सा ही पहले क्या होता है, ये डिवीज़न रोक देती हैं। ठीक है, तो वहीं पर रुक जाती हैं। तो ऐसे फॉलिकल्स बन जाते हैं इनके ओवरी के अंदर। फॉलिकल्स मतलब ऐसे फूल जैसे कुछ स्ट्रक्चर बन जाते हैं ओवरी में, ऐसे लगता है कुछ ऐसे फॉलिकल्स ऐसे बन गए हैं। किस वजह से, जब इनके एसी एंडोमेट्रियम मतलब इसी ये जो ऊपर की लेयर थी ओवरी के, इनमें जब डिवीजन हुआ तो ऐसे कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स बन गए थे। ठीक है, फॉलिकल्स बन गए थे। यही प्राइमरी फॉलिकल्स कब बने, जब ये माँ के पेट में ही थी, उस टाइम पर ही बन गए थे। और ऐसे फॉलिकल्स लगभग मिलियन ऑफ फॉलिकल हर एक ओवरी में बन जाते हैं। ठीक है, और फिर वो रुक जाते हैं, अगला डिवीज़न नहीं करते हैं। फिर जब ये फीमेल माँ के बॉडी से बाहर आती है और तब से लेके जब तक इनमें प्यूबर्टी नहीं आ जाती, तब तक वो फॉलिकल्स वैसे के वैसे ही पड़े होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इतने मिलियन ऑफ अगर आपने बनाए थे तो इतने साल के गैप के बीच में होगा क्या, काफ़ी कुछ उसमें मारे जाएंगे। तो जब प्यूबर्टी आती है उस टाइम पर लगभग 60 से लेके 80,000 फॉलिकल्स ही जिंदा बच पाते हैं। फिर उनमें क्या होता है, जब प्यूबर्टी आती है उस टाइम पर क्या होता है, फिर वो आगे का स्टेप अपना कंटिन्यू करते हैं। मतलब प्रोफेज फर्स्ट तक पहुँचे थे, फिर वहाँ से वो डिवीज़न करना क्या करते हैं, और ज़्यादा फिर शुरू करते हैं। फिर ये आगे की कुछ ऐसे प्रोसेस होती है। इसी को थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा, ध्यान से देखना। जैसे हमने ये पढ़ा था ओवरी का ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनमें भी मैंने बताया था ऐसे बाहर साइड पर क्या होती है, वॉल होती है ना, बाहर साइड पर ऐसे लेयर होती है। मैं इसी लेयर की बात कर रहा हूँ, इसी लेयर की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे लेयर होती है, ये होती थी ना ओवरी। तो ये जो बाहर वाली लेयर है, इनमें ऐसे सेल्स होती थी, जिसको आप क्या बोलते हो, जर्मिनल एपिथेलियम, है ना। इसी को आप जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हो। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता था, ढेर सारे सेल्स ग्रुप में हों, लेकिन वो ऐसे फ्लैटेंड ऐसे करके एक सरफेस के ऊपर लगे हो, और किसी एक सेल को, इनको आप क्या बोल सकते हो, जो फीमेल के गैमेट को जन्म देगी, मतलब फीमेल गैमेट को जन्म देने वाली उसकी मम्मी, है ना। तो आप ये क्या कह सकते हो, फीमेल मदर सेल, है ना, फीमेल गैमेट वाली, मैं कह रहा हूं फीमेल मदर सेल। या फिर आप इसका दूसरा नाम क्या बोलते हो, ऊगोनिया, या फिर आप इसको ऊगोनिया बोलते हो। ठीक है, तो मैं ये ऊगोनिया टर्म क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली बुक में ये टर्म से आपको रिलेट किया है। आप ध्यान से देखना, ये ऊगोनिया क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, मतलब 2n स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्रोमोसोम ऐसे पेयर में होंगे। जब ये मियोसिस करेगी तो एक सेगमेंट अलग हो जाएगा और दूसरा सेगमेंट अलग हो जाएगा। ये हमें पता है मियोसिस का कॉन्सेप्ट। अब देखना ज़रा, अभी हम डेवलपमेंट बताएंगे, उससे पहले कुछ चीज़ें वो ज़रा सा बता रहा हूँ। गिर गया ये, देखना, ये ऊगोनिया की बात कर रहा हूँ। इसमें होगा क्या, मियोसिस होगी। ठीक है, मियोसिस होगी। एक सेकेंड, मियोसिस से पहले तो ये अपना ढेर सारा साइज बनाएंगे, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि मिलियंस ऑफ ढेर सारे ऊगोनिया बन जाते हैं कहाँ पर, ओवरीज में। तो पहले ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जिसको आप क्या बोलोगे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन वाला फेज है। तो ऐसा लगता है ढेर सारे सेल्स ये बनाते चले गए हैं भाई साहब, बहुत सारे बना दिए। ये भी क्या है, ये अभी ऊगोनिया ही तो है। ऊगोनिया ही तो है, वो भी 2n वाली। उसके बाद ये क्या करते हैं, अपना साइज बढ़ाते हैं। मतलब कोई एक सेल पे बना के दिखा दे रहा हूँ, तो ये अपना साइज ऐसे कुछ क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जिसको आप क्या बोल रहे हो यहाँ पर, ये अपना ग्रोथ किए हैं। ठीक है, ये अपना साइज बढ़ाते हैं। अभी भी ये क्या है, अभी भी ये 2n ही है,
लेकिन अब आप इसको, अब इस आप क्या करोगे, ये जो यहाँ तक पहुँचा है, अब आप इसी सेल को क्या बोलने वाले हो, सबसे पहला बनने वाला प्राइमरी oocyte बोलते हो, प्राइमरी oocyte बोलते हो। इसका नाम बदल दिया, इसका साइज बड़ा हो गया। तो इसमें होती क्या है, इसमें हो जाती है मियोसिस। बट ध्यान रखना मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं होगी, मियोसिस एक्चुअल में होकर कुछ ऐसे बननी चाहिए। तो जब पहली मियोसिस होती है, मियोसिस फर्स्ट जब होती है, ठीक है, तो ऐसे सेल्स बनेंगे, एक सिंगल एन वाला ये और एक दूसरा बेकार सी पोलर बॉडी बन जाती है, जो कि बेकार है, डीजेनरेट हो जाती। ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको आप क्या बोलोगे, दूसरे नंबर का oocyte। ये तो पहले नंबर का oocyte था, तो इसको आपने प्राइमरी oocyte बोला। ये है सेकेंडरी oocyte। बट एक बात ध्यान रखना, मैंने अभी क्या बोला कि जब ये माँ के पेट में होती है, अगर मैं बात करूं, जब ये माँ के पेट में होती है तो मियोसिस कंप्लीट होने के पहले ही यहाँ पर एक फेज आती है, प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। तो ये आप लिख लेना कौन सा फेज है, प्रोफेज फर्स्ट। इस टाइम पे ही क्या होता है, ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। ये कौन सा फेज चल रहा था, एम्ब्रियोनिक फेज, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है। उसके बाद जब मैच्योरिटी आती है, तब उसके बाद की कहानी हो रही है, या आप कह सकते हो प्यूबर्टी के टाइम पे, जब पहला मेंस्ट्रुएशन हुआ, तो ये सेकेंडरी oocyte में बना। एनसीईआरटी इस चीज को लिखती है कि ये सेकेंडरी oocyte, ये जो निकला, यही क्या कहलाता है, ओवम, क्योंकि ये ओव्यूलेशन है। मतलब इसी का बाहर आना ही वो क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन है। अभी हम पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। तो इसको ये बोलती है एनसीईआरटी क्या, कि ये ओव्यूलेशन है। यही कहानी पता है, जब ये दोबारा मियोसिस करेगा, तो दोबारा मियोसिस करके भी ये ऐसे दो सेल बनाने वाला था। तो जब ये मियोसिस सेकंड करता है, जब ये मियोसिस सेकंड करता है, तो एक ऐसे बननी चाहिए थी एक और सेल, और ऐसे ये बननी चाहिए सेकेंडरी, मतलब सेकंड पोलर बॉडी है ना, सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। बट यहाँ पे कहानी थोड़ी सी और ट्विस्ट होती है। क्या होती है, कहा जाता है ये एक्चुअल में अभी ओवम बना नहीं है, ठीक है। अभी ये सेकेंडरी oocyte है, इसके ऊपर कुछ ऐसे अभी भी लेयर बची हुई है, ठीक है। लेकिन जब आप मियोसिस सेकंड करते हो, तो मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड पर एक स्टेज होती है, मेटाफेज सेकंड, यहाँ पर दोबारा से ऐसे स्टॉप हो जाती है कहानी। फिर आगे की कहानी ये कंटिन्यू तब होती है जब स्पर्म की एंट्री होती है, स्पर्म एंटर करता है, उसके बाद आगे की कहानी होती है, तब ये प्रोसेस होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इनमें ऐसे दो बार रुकावट आती है, ये बात ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, यहाँ से मुझे दो शब्द उठाने थे, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई। ये मैं बाद में रिलेट भी करूँगा, खाली देखो इतना समझ लो, ये वाला एक्चुअल ओवम होता है, इस वाले ओवम में इसमें क्या अंतर है तो एक ही ओवम। ऐसे समझ लो कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने आलू लिया है, ठीक है, पूरा कंप्लीट आलू है, और वो आलू कहाँ पर बना है, यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, उस आलू का छिलका उतार दिया और यहाँ पर रख दिया, तो वो क्या हो गया, है तो वही आलू, बस बिना छिलके का है। तो वही कहने का मतलब है वही ओवम, बस यहाँ पर उसके ऊपर का छिलका उतर गया। वो छिलका उतरता कब है, वो कवरिंग उतरती कब है, जब यहाँ पर स्पर्म की एंट्री होती है। स्पर्म जब उसके करीब पहुँचता है, तब उसका छिलका उतर जाता है, तब स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ओवम कहलाता है। तो बस ये ध्यान रखना कि ये जो बातें बताएं, मुझे दो वर्ड्स उठाने थे कि जब फॉलिकल्स का अभी डेवलपमेंट बताऊंगा, तो ध्यान रखना कि ये प्राइमरी oocyte वाली कहानी रिलेट करूंगा, ठीक है। मतलब यहाँ डिवीजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट कब होता है, जब आपका ये वाली चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है, जब प्यूबर्टी आ जाती है। देखो ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताता हूँ ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट, जल्दी से नोट कर लो। देखना थोड़ा सा अभी मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। अभी
स्टेप्स में लिखने वाले क्या पार्ट होते हैं एनसीईआरटी लेकर बैठ जाना, तो पॉइंट्स कुछ ऐड कर देना, बाकी जितना मेरे ध्यान आता रहेगा मैं लिखा दूंगा, ठीक है। देखो अगर मैं ये पूरा कंप्लीट ऐसे इसको मैं ओवरी ही बना दूं ऐसे, ठीक, तो ऐसे समझो, ऐसे समझ लो कि ये मैंने क्या बनाया, पूरा कंप्लीट ये क्या है, ओवरी मैंने बना दी। अब हम ये बात जानते हैं, ये चीज़ हमें पता है कि ये जो ओवरी के सबसे बाहर की जो दीवार होती थी, इन्हीं में आपने क्या किया था, डिवीजन शुरुआत करा दी थी, है ना। इन्हीं को आपने क्या बोला था, ऊगोनिया बोला था। कैसे थे ये, 2n थे, बिल्कुल थे। ऊगोनिया कह लो या फिर आप इसको एग मदर सेल भी बोल लो, कोई बुरी बात नहीं है ना, एग मदर सेल, क्योंकि यहीं से तो एग बनने वाला है। यहाँ पे हुई क्या थी कहानी, ज़रा याद दिलाओ, क्या हुआ था यहाँ पर, यहाँ पर माइटोसिस हुआ था, और ये जैसे ही डिवाइड कर करके अपनी खूब सारी संख्या बना लेते हैं, ठीक है, तो ढेर सारे बना लेते हैं, मिलियन ऑफ ओगोनिया बन जाते हैं, कहाँ पर, हर एक ओवरी में, याद आ रहा है, बताया था। तो ये क्या है, ओगोनिया, ठीक है। ऐसे ढेर सारे ओगोनिया हर एक ओवरी में बन जाते हैं। फिर इनमें क्या होता था, याद करो ज़रा, ग्रोथ होती थी और एक सेल कुछ बड़ी सी ऐसे बन जाती है, ठीक है। ये जो बड़ी सी सेल बनी, याद करो, इसी बड़ी सी सेल को मैं क्या बोला करता था, प्राइमरी oocyte बोलता था, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान देना, फॉलिकल्स का बनना एक अलग चीज़ है। फॉलिकल्स मतलब उसके ऊपर की सुंदरता बढ़ती जा रही है, वो चेंज होता जा रहा है। लेकिन हाँ, डिवीज़न होना एक अलग चीज़ है। डिवीज़न कब होता था, डिवीज़न तब होता था जब प्यूबर्टी आती थी, ठीक है, तब वो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में बदल जाता था। अब देखो प्राइमरी oocyte को देखो, मैं P.O लिख रहा हूँ तो समझ जाना, ठीक है, प्राइमरी oocyte, ठीक। अब हुआ क्या, जो सेल ऐसे बड़ी हो गई, कुछ बची खुची सेल्स क्या हो गई, इनके ऊपर से ऐसे आके लग गई, और अब मैं इस सुंदर से फूल को मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइमरी फॉलिकल्स कह रहा हूँ। इन्हीं स्टेज में होता क्या है, इसी स्टेज में, ओवरी के इसी स्टेज तक आके ढेर सारे फॉलिकल्स क्या होती हैं, रुक जाती हैं, ठीक है, जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होती है। फिर जब ये धीरे धीरे, फिर जब डेवलपमेंट मतलब जब ये बेबी बाहर आती है माँ के पेट से, फिर जब ये 13 साल की होगी, जब प्यूबर्टी आएगी, उस टाइम पे क्या होगा, इसी रुकी हुई प्राइमरी फॉलिकल्स में अब इसके स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, और धीरे धीरे ये प्राइमरी oocyte बदल जाएगा सेकेंडरी oocyte में, ठीक है। लेकिन हाँ, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदले, इससे पहले इसके बाहर की सुंदरता चेंज होनी शुरू होती है। मतलब कहने का है कि पिट्यूटरी से एक हार्मोन आता है ब्रेन में, एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, ठीक है, ये हम हार्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन आता है जिसको आप बोलते हो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो उस टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है। ये करता क्या है, इन्हीं फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराता है। डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि यही प्राइमरी oocyte जो था, अब इन पर ऐसे फॉलिकल्स की जो सेल्स थी, ऐसे और सारी लेयर्स बननी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे लगता है कि ढेर सारी सेल्स बननी शुरू हो गई, और ऐसे ढेर सारी बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। तब हम इस बाहरी इतनी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स। और इस बने स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है। दूसरे नंबर का ये फॉलिकल बनता है, ठीक। अब ये दोबारा ऐसे फिर डिवीजन और ज़्यादा स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है, जैसे जैसे अब ये फॉलिकल और ज़्यादा बनेगा, तो ऐसा लगता है कि उसी टाइम पे क्या हुआ होगा कि स्ट्रक्चर जैसे इनके चेंज हो रहे थे,
और प्राइमरी oocyte जो बना था, इनमें मियोसिस अब कंप्लीट हो गई होगी, है ना। मतलब कहने का ये है कि आपका जो प्राइमरी oocyte पहले था, अब वो टर्सरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte का रूप ले चुका है, मतलब मियोसिस फर्स्ट खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ ऐसे समझो, ये है सेकेंडरी oocyte, मैंने लिख दिया है ना ऐसे। और हुआ क्या, अब इनके बीच में, इनमें से कोई सेल से कुछ सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से बाकी सेल्स ऐसे ऐसे दूर होने लग जाती है, और ऐसा लगता है कि बीच में कुछ गैप सा बन गया है। ठीक है, कुछ ऐसे लगता है कि गैप सा बन गया है। कुछ गैप सा बन गया है। इसी कैविटी को, इसी गैप को आप क्या बोलते हो, एंट्रम। ठीक है, और इसमें ऐसे फ्लूइड भरा होता है। और ये जो फॉलिकल है, इसको आप क्या बोलते हो, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल किस चीज का इंडिकेशन है, कि यहां पर ये जो कैविटी है, इसको आप बोलते हो एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ठीक है, इसी फ्लूइड फिल्ड कैविटी को आप क्या बोलते हो, एंट्रम बोलते हो। यहीं पर पता है, यहीं पर ये जब ऐसे फॉर्मेशन हो रही होती है, तो यहाँ पे ऐसे 2 लेयर बन जाती है। चलो पूरी बना देता हूँ। ऐसे लेयर बन जाती है, एक लेयर बाहर के तरफ बनने लग जाती है, और ऐसा लगता है कि एक लेयर ऐसे अंदर के तरफ बनने लग जाती है। अब पूरा तो बना पाना चलो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ कुछ हद तक चलो मैंने बना दिया। ऐसे सब जगह बन जाएगी चारों तरफ, है ना। तो ये जो अंदर साइड पर मैंने बनाई, इस लेयर को आप बोलते हो थीका इंटरना। और ये जो बाहर साइड पर ब्लैक कलर की है, इस लेयर को आप क्या बोलते हो, थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, टर्सरी फॉलिकल को आपको देखकर ये ध्यान रखना है कि ये फॉलिकल क्या इंडिकेट करता है। इसमें 2 लेयर से बनी, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, और एंट्रम दिखाई दिया, जिसको आप कह रहे हो फ्लूइड फिल्ड कैविटी कह रहे हो। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte अभी भी चल ही रहा है। यही सेकेंडरी oocyte तो अब बाहर आना चाहता है एज अ ओव्यूलेशन। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे और ये क्या होगी कहानी, धीरे 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 इसमें डेवलपमेंट और ज़्यादा होने लग जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट होते होते होगा क्या, इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर कुछ लेयर्स बनने लग जाएंगी। सेकेंडरी oocyte के ऊपर कुछ लेयर्स बनेंगी, जिनमें से एक लेयर का नाम है, जिसमें से एक लेयर का नाम है जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, एक लेयर है जोना पेल्यूसिडा, और इसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे रेडियल सिमेट्री पढ़ा था, ऐसे ऐसे जो सब सेंटर से पास करे वो सब क्या है, रेडियल सिमेट्री। ऐसे ही रेडियली अरेंज्ड ऊपर ऐसे सेल्स आ जाती हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, कोरोना रेडिएटा का नाम देते हो। तो मैंने ऐसे ही करके बना दिया, ऐसा कुछ अलग सा नहीं दिखाया है, तो ये समझ जाना। ठीक है, तो ये वाली जो सेल्स थी बाहर, कोरोना रेडिएटा, और ये जो यहाँ पर सेल्स थी, ऐसा लगता है ये गल गई है, और ये जो पूरी सेल आपको दिखाई दे रही है, अब ये सेल ऐसा लगता है इसी के अंदर फ्लोट कर रही है। ठीक है, तैर रही है, ऐसे लगता है। ठीक है, ये पूरा ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है।
ठीक है, ऐसा लगता है ये इसके अंदर तैर रही है। इसको आप बोलते हो ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल किस चीज़ का इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन है इस चीज़ का कि यहाँ पर दो ऐसे वॉल्स बन जाती हैं सेकेंडरी oocyte के बाहर की। कौन सी? एक है कोरोना रेडिएटा, फॉर्मेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा एंड फॉर्मेशन ऑफ जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा। बाकी ये पूरी कैविटी थी। अब होगा क्या? अब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। 14th डे जैसे ही आता है तो 14th डे पर होगा क्या? ये रप्चर कर जाएगा। 14th डे पर क्या होगा? अब ये रप्चर कर जाएगा और रप्चर करने के बाद, ऐसे ही तो थी इनमें सेल्स, रप्चर करने के बाद अंदर से वही सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो? ओव्यूलेशन बोलने लग जाते हो। तो यही सेकेंडरी oocyte जो अंदर साइड पर बंद था बेचारा, अब यही सेकेंडरी oocyte बाहर मस्त घूमता फिरता आपको नजर आएगा। ठीक, ये सेकेंडरी oocyte ऐसे लगता है कि बाहर साइड पर अब आ चुका है, जिसको आप क्या बोल रहे हो? ओव्यूलेशन हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है? सेकेंडरी oocyte, या आप इसको ओवम कह लो, ऐसा एनसीईआरटी कह रही है। ठीक है, तो ये ऐसे रिलीज होंगे, रप्चर होंगे और ये बाहर आएंगे, ये बाहर आ जाएंगे, ओव्यूलेशन हो जाएगा। इनका क्या होगा? ये आपस में ऐसे कनेक्ट होकर के ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये ऐसे पूरा ऐसे भर के स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको आप क्या बोलोगे? कॉर्पस ल्यूटियम का नाम दोगे। ये क्या बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखो, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, बस ये जानो। देखो, अब इसका काम ही यही होता है, ये हार्मोन निकालता है ये बताने के लिए कि यहाँ से ओव्यूलेशन हो चुका है, यहाँ से फीमेल गैमेट बाहर आ चुका है। तो अब आप करो क्या? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बढ़ाते बढ़ाते अब उसको आप और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दो। तो ये इंडिकेशन देता है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, और इन्हें पता चल गया कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या करेंगे? डाउन कर देंगे। और जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा, उसी साथ में होगा क्या? रप्चर। मतलब ये जो एंडोमेट्रियम थी वो धीरे धीरे शेड ऑफ हो जाएगी और वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, देखो, एक हार्मोन यहाँ पर भी रिलीज होता है जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो यहाँ पर ध्यान रखना, ईस्ट्रोजन रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, जब ये फॉलिकल्स डेवलप कर रहे होते हैं तो इन्हीं बीच में क्या होता है? इन्हीं बीच में क्या होता है? ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, ये हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये हार्मोन करते क्या है? ये एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बढ़ाने लगते हैं। तो ये सब ज़रूरी होता है कि इम्प्लांटेशन आसानी से हो सके। ठीक है, तो ये कहानी क्या थी? ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट की, कि ये कैसे डेवलप हो रहे होते हैं, ये फॉलिकल्स कैसे यहाँ से फिर ये बाहर आ रहे होते हैं। आप चाहो तो थोड़ा सा हम इसके बारे में लिख भी लेते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ है हर एक स्टेप पे। ठीक है, बाकी तो आप चाहो तो अपने नोट्स में भी एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये एक बार नोट डाउन कर लो, देन आगे बढ़ते हैं। चले आगे। देखो, कहो तो थोड़े इसके पॉइंट्स ऐसे हम लिख लेते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट हाँ कोई नहीं, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं जो भी हमने अभी तक देखा है।
ज़रा आप मुझे बताते चलना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर क्या हो रहा होगा ओवरी में? फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होंगे, ठीक है। ढेर सारे फॉलिकल्स क्या हो रहे होंगे? कंटिन्यू टू ग्रो, ढेर सारे डिवाइड हो रहे होंगे, बहुत सारे बन रहे होंगे, है ना। मिलियन ऑफ oogonia formed in each ovary, हर ओवरी में ढेर सारे ओगोनिया बन जाते हैं, ठीक है। ढेर सारे ओगोनिया बन जाते हैं एट कौन से स्टेज पे? एट स्टेज ऑफ प्राइमरी oocyte, जिसको आप क्या कह रहे हो? प्राइमरी फॉलिकल वाली स्टेज पर, ठीक है। यही फॉलिकल्स याद करो, ये तो प्यूबर्टी पे बढ़ते हैं, बट अगर मैं बात करूं बर्थ के टाइम पे क्या होता है, या कह लो आफ्टर बर्थ क्या होता है? बर्थ के बाद कोई भी oogonia नई नहीं बनती है, ठीक है। नो मोर oogonia फॉर्म्ड, ठीक है। कोई भी oogonia नई नहीं बनती है। और यहाँ पर होता क्या है, एक और ख़ास चीज़ होती है, बर्थ होने के बाद होता क्या है, जो भी आपके प्राइमरी फॉलिकल्स बने थे अब ये डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट में 60,000 से 80,000 ही बच पाते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे प्राइमरी फॉलिकल्स स्टार्ट्स डीजेनरेट, and only 60,000 to 80,000 remain at puberty, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे 60,000 से 80,000 ही बच पाते हैं, ठीक है। बाकी सब क्या होते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। तो आप यही तो कहोगे आफ्टर प्यूबर्टी, या आप कह लो एट प्यूबर्टी क्या होगा? एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होगा? 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रिमेन, ये बच्चे रह जाते हैं। अब इन्हीं में क्या होगा? फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप करेंगे, है ना। प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप, अब ये डेवलप करना शुरू करेंगे और ये सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ये सब में बदलने लग जाएंगे, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप करेंगे, इनमें चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एंड कंप्लीट इट्स मियोसिस फर्स्ट, और ये अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेंगे और क्या करेंगे? फॉर्म सेकेंडरी oocyte, फॉर्म सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte फॉर्म कर देंगे, ठीक है। सेकेंडरी oocyte बन जाएगा क्योंकि मियोसिस फर्स्ट क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब ये सेकेंडरी oocyte बन गया है। फिर क्या होगा? सेकेंडरी oocyte बनने के बाद अब होगा क्या?
फॉलिकल्स जैसे जैसे ग्रो कर रहे थे ग्रेफियन फॉलिकल तक पहुंचते हैं। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर करता है और सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है। ठीक है, ड्यू टू डेवलपमेंट, ड्यू टू कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, due to continuous development, follicles changes into Graafian follicle, and after rupture it releases सेकेंडरी oocyte, जिसको आप ओवम कह रहे हो, और यही क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे ये कहानी हो रही होती है, यही क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। ठीक, इसके बाद क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होगा, और वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, यही करता क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बना कर रखता है ताकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनी रह पाए। और अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाए तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होगी, शेड ऑफ हो जाएगी, टूट जाएगी। इसी को मेंस्ट्रुएशन का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो इनके केस में ये हुआ ओव्यूलेशन, सेकेंडरी oocyte जिसको आप ओवम कह रहे हो बना, यही क्या करा रहा है, ओव्यूलेशन का काम करा रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक, और एक आध दो जो भी पॉइंट रह गया हो वो आप चाहो तो अपने साथ में ही ऐड कर लेना। मेनली हमने जो जो चीज़ें पढ़ी थी वो हमने नोट डाउन कर ली हैं, और यहाँ के बाद से मैं थोड़ा सा आपको यहीं से कनेक्टेड चीज़ें, एक टॉपिक है जिसको आप मेंस्ट्रुएशन कह रहे हो, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कह रहे हो, वो पहले समझाऊंगा, फिर हम कहाँ पहुँचेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस पे, और oogenesis को मैं साथ में रिलेट करके ये टॉपिक फिर वहाँ पर एंड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक अभी आप रिवाइज कर लेना एक बार, थोड़ा सा नोट्स अच्छे से देख लेना, और एनसीईआरटी का वो वाला लाइन रीड करना जहाँ से oogenesis वाली चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये करने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।